Hey guys, I hope you all are doing really very well. This is Vamakshi here, and this is my fourth and last video on chemical kinetics. And I have already made three videos. If you have not watched it yet, please do watch it. And if you have any sort of doubts, please do comment it in the comment box so that I can clear your doubts. So this video is my last video on this chapter of Standard 12, and I'll be covering all the remaining topics in this video. So let's get started. The very first topic of this video is collision theory of bimolecular reactions. Okay, so let's see collision theory of bimolecular reactions होने के लिए there are different criteria. So we'll see one by one. Okay, so the very first criteria that it covers is collision between reactant molecules. Now सबसे पहली बात कि हम collision theory पढ़ क्यों रहे हैं. कोलिजन थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेसिकली बायोमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए. दैट मीन्स योर मोलिकुलैरिटी इज 2 एंड इफ योर मोलिकुलैरिटी इज 2 दैट मीन्स योर रिएक्टेंट molecules are 2. Okay, so if there are two reactant molecules they have to react with each other, and if they are reacting with each other there are some criteria जो उनको पूरे करने पड़ेंगे. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ सिर्फ इसको अज्यूम करो. ठीक है, सो अज्यूम दैट देर इज अ गैस चेम्बर. ओके, एंड यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, they are continuously colliding with each other as well as they are colliding with the walls of the chamber. Okay, so यहाँ पे जितने भी collisions हो रहे हैं just think कि सारे कोलिजन्स क्या रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. इज दिस वेरी लॉजिकल? नो. ओके, तो जितने भी कोलिजन्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं. तो कैसा होता है, तो यहाँ पे ये सेकेंड पिक्चर देख लेते हैं. यहाँ पे दो गैस के मॉलिक्यूल्स, ओके, या दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर दे जस्ट फॉर्म अ प्रोडक्ट. ठीक है, सो गैस के मॉलिक्यूल्स या कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कोलाइड होना जरूरी नहीं है. वो मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होना बहुत जरूरी है. इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है कि व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर दे हैव टू फॉर्म द प्रोडक्ट, and if they are forming the product that collision is known as effective collision. Okay, गैस मॉलिक्यूल्स में नॉर्मली बहुत कोलिजन होता है बट एवरी कोलिजन डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. ओके, सो द collision has to be effective in nature. Okay, नाउ यहाँ पे थर्ड पिक्चर है जो आपको दोनों शो कर रहा है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट फर्स्ट कोलिजन जो है वो इफेक्टिव नहीं था. सेकेंड कोलिजन वॉज इफेक्टिव एंड इट साइमल्टेनियसली फॉर्म्ड द प्रोडक्ट ऑल्सो. ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ एनी ऑफ द रिएक्शन टू गेट हैपन कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना जरूरी है. ठीक है, once they collide the second criteria is प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ वो कोलाइड तो कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं. ठीक है, बट उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है. ओरिएंटेशन का मतलब है उनके प्लेसमेंट्स प्रॉपर नहीं है. ठीक है, लेट्स सी दिस. सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू कैन सी हियर इज ये एक बेसिक सा रिएक्शन है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन शो किया है. द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर CO, carbon monoxide and oxygen gas. Okay, now the oxygen gas being O2 is being bombarded or it is being collided with the oxygen part of the carbon monoxide. ठीक है, ओके, नाउ ये कोलाइड हो रहा है बट यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है. ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होने का मतलब है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अगर ऑक्सीजन से ही जाके टकराएंगे तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली सेकंड वाले रिएक्शन में आप देख सकते हो कि कार्बन जो है, कार्बन इज नाउ कोलाइडिंग विद ऑक्सीजन, सो इट इज फर्स्ट बीइंग द इफेक्टिव कोलिजन. ओके, एंड सेकंड द ओरिएंटेशन इज ऑल्सो प्रॉपर. ओरिएंटेशन मतलब इनके प्लेसमेंट्स प्रॉपर है, तो इसके वजह से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, सो अभी तक हमने दो क्राइटेरियाज पढ़े. फर्स्ट वन वाज कोलिजन होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए. सेकेंड क्राइटेरिया इज ओरिएंटेशन होना चाहिए बट प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए. ओरिएंटेशन इज नथिंग बट द प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो यहाँ पे ये जो है ये ऑक्सीजन और ये कार्बन मोनोऑक्साइड अब ये बराबर से प्लेस्ड है.
ओके, ओरिएंटेशन इनके प्रॉपर है, इसलिए दे कैन नाउ रिएक्ट, they can now first collide and then because of the proper orientation they can now form the product. Okay, so this was the second condition for the reaction to get happen. The third condition here is एक्टिवेशन. ओके, नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन? तो इसके लिए हम एक केस स्टडी करते हैं. ठीक है, तो केस स्टडी में सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि दो फ्रेंड्स एक दूसरे से फाइट कर रहे थे. ओके, नाउ ये जो फाइट थी वो वर्बल फाइट थी. ओके, वो दोनों सिर्फ बोल के झगड़ रहे थे. ठीक है, नाउ इनके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट में अगर एनर्जी होगी तो ये एक दूसरे से फिजिकली फाइट भी कर सकते हैं. अगर इनके पास स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी नहीं होगी, मिनिमम अमाउंट में एनर्जी नहीं होगी, सो ये दोनों फिजिकल फाइट के लिए नहीं जाएंगे, वर्बली फाइट करके रह जाएंगे. ठीक है, सपोज इफ दे गो फॉर अ फिजिकल फाइट, सो कुछ ऐसा होगा, और फिजिकल फाइट होने की वजह से दोनों एक प्रोडक्ट में रिलीज हो जाएंगे जिसकी वजह से किसी ना किसी को चोट लगेगी. ठीक है, सो ऐसा कुछ होगा कब? जब इनके पास एक मिनिमम अमाउंट में एनर्जी है. ओके, सिमिलरली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का भी सीन कुछ ऐसा ही होता है. ओके, नाउ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पर है, ओके, दे हैव टू जंप अ बैरियर. नाउ ये बैरियर क्या है? ये बैरियर एक मिनिमम अमाउंट में एनर्जी है जो कि हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए आफ्टर कोलिजन, आफ्टर प्रॉपर ओरिएंटेशन. ठीक है, कोलिजन भी हो, कोलिजन और प्रॉपर ओरिएंटेशन होने के बाद भी उनके पास एक प्रॉपर अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए. ठीक है, so this is nothing but the barrier which every reactant has to cross, and this barrier is nothing but of minimum kinetic energy, and this minimum kinetic energy is also known as the activation energy. Okay, नाउ यहाँ पे इस डायग्राम में आपको हीट ऑफ रिएक्शन भी लिख के बताया जा रहा है, बट हीट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट इंथैल्पी, एंड यू विल स्टडी दिस इंथैल्पी इन वेरी मच डिटेल इन योर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर. ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम उसमें फोकस नहीं करते. यहाँ पे अभी आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एंड दिस बैरियर इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर. ठीक है, सो दिस डायग्राम इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर डायग्राम. Okay, so what is activation energy? Basically it is nothing but the minimum amount of kinetic energy, also known as activation energy. तो collision theory of bimolecular reactions क्या होता है? वो हमको तीन conditions देता है. There are three criteria जिसके वजह से एक reaction possible होगा. सबसे पहले collision होना चाहिए दो molecules के बीच में. सबसे दूसरा, the orientation has to be proper, and the third one is if the collision has taken place, if the orientation is proper, the reactant molecules has to have some amount of or minimum amount of energy, okay, known as activation energy, so as to form it into product. Okay, so these were the three conditions or criteria so that your reactants get converted into products. ठीक है. Okay, so this was all about your collision theory of bimolecular reactions. Now let's go to our next topic, which is temperature dependence on reaction rate. Okay, तो temperature कैसे depend करता है reaction rates पे and vice versa. Let's see here. So this is your very first picture. Okay, कुछ sentences लिखे हुए, I'll explain it to you. पहले ये पिक्चर देख लेते हैं. अज्यूम करो कि यहाँ पे कुछ वुड लॉग्स रखे हुए हैं और दिस मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट योर गैशियस मॉलिक्यूल्स. ओके, सम काइंड ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स. अज्यूम कि वो हमारे रिएक्टेंट्स हैं. ठीक है, सो यहाँ पे वुड लॉग्स को अभी बर्न नहीं किया हुआ है, तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं. ठीक है, रैंडम मोशन हो रहा है उनका. जैसे ही हमने यहाँ पे ये वुड लॉग्स को बर्न कर दिया, सो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करने लगे एंड दे स्टार्टेड कोलाइडिंग वेरी मच. ओके, मतलब बहुत ज़्यादा कोलिजन होने लगा उन लोग के बीच में. और जब बहुत ज़्यादा कोलिजन होता है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी था. हीट एनर्जी की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिल गया. ठीक है,
मतलब उनका वो जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का जो ये था कंडीशन, वो भी सेटिस्फाई हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन जो है, ये सेकेंड वाले पिक्चर में ये रिएक्शन जो है कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है। तो ये सेंटेंस यही बोल रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज टेम्परेचर। ओके, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे ही रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ये कंडीशन जो है ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी होता है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, समर चल रहा है, तो हम एक जगह पे टिक के नहीं रह सकते। बट यही अगर विंटर सीजन होता है, ठंडी का टाइम होता है, तो हम एक जगह पे चुपचाप से बैठ जाते हैं, ठीक है, एंड वी एंजॉय दैट मोमेंट ऑल्सो। सो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इनकी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने की वजह से इनका रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सो मोर काइनेटिक एनर्जी दे विल गेट, मोर पार्टिकल्स विद एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी को हम ऐसे लिखते हैं विद अ कैपिटल ई, एंड पैरेंथेसिस में वी राइट ए। ओके, so this is nothing but activation energy that we had studied in the last slide. And if more kinetic energy, more particles with activation energy, so there are higher chances of successful collisions, जैसा मैंने आपको explain किया, ठीक है। So this temperature dependence on reaction rate was basically studied by a scientist, and उसने एक mathematical equation दिया, and that equation was named behind him. So it is known as Arrhenius equation. Okay, so let's see what is Arrhenius equation. Arrhenius equation is basically given as this formula. Okay, this is a mathematical expression of Arrhenius equation. इसके कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। सो ई ए इज नथिंग बट एक्टिवेशन एनर्जी, और वी कैन से इट एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। आर इज नथिंग बट योर गैस कांस्टेंट विच इज नथिंग बट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, and T is your temperature, and temperature has to be in Kelvin. K is your rate constant, ठीक है, जो हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था रेट कांस्टेंट, वो फर्स्ट ऑर्डर का भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर का भी हो सकता है। And A is nothing but a pre-exponential factor. So A is basically a constant figure. Okay. So these are your terms related to your Arrhenius equation. ये Arrhenius equation से हमको एक relation मिलता है, and that relation is nothing but when temperature increases, rate increases and your activation energy decreases. Okay, so जब temperature increase होगा, rate भी increase होगा, activation energy decrease. So this equation which is known as your Arrhenius equation, अगर हम इसको convert करते हैं natural log के terms में, तो ये equation कुछ ऐसे रहेगा, where ln k, natural log k is equal to minus EA by RT plus natural log of A. अगर इस natural log के पूरे equation को हम logarithmic terms में यानी कि solvable form में convert करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, where log to the base 10 k is equal to minus EA divided by 2.303 RT plus log to the base 10 A. नाउ इंटीग्रेटेड रेट लॉज में हमने बहुत सारे इक्वेशंस को ग्राफिकल फॉर्म में स्टडी किया था, तो हम एरिनियस इक्वेशन को भी ग्राफिकल फॉर्म में स्टडी करेंगे। वहाँ पर मोस्टली इंटीग्रेटेड रेट लॉज में मोस्टली हमने यूज़ किया था स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विच वाज नथिंग बट y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पर भी हम वैसा ही इक्वेशन, सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे और इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में स्टडी करेंगे। सो द इक्वेशन कम्स अप टू बी दिस, ओके, वेयर log टू द बेस 10 k is nothing but y, and 1 upon t, 1 upon temperature is nothing but your x, and log to the base 10 a is nothing but your c। यहाँ पर जो हमको स्लोप मिलता है that is nothing but minus EA divided by 2.303 R, and you get a graph like this, ठीक है। नेगेटिव स्लोप है इसलिए ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, अगर पॉजिटिव स्लोप होता तो ये लाइन ऐसे जाती। y एक्सिस पे log टू द बेस 10 k प्लॉट किया है, x एक्सिस पे 1 अपॉन t यानी कि इनवर्स ऑफ टेम्परेचर प्लॉट करेंगे। ओके, सो इस तरीके से हमको एरिनियस इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। ओके, नाउ एरिनियस इक्वेशन ये है, बट सपोज कि अगर मुझे मेरे एक पर्टिकुलर रिएक्शन को दो डिफरेंट टेम्परेचर्स में स्टडी करना है, सपोज से कि मैंने जो मेरा रिएक्शन स्टार्ट किया था वो 50 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है। सो 50 डिग्री सेल्सियस में सपोज एक्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है। बट नाउ आई एम इंक्रीजिंग माई टेम्परेचर विद 10 डिग्री सेल्सियस से 60, ठीक है। तो जब हम 60 कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट इंक्रीजेस, यहाँ पे ही हमने देखा था। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रेट इंक्रीज हो जाता है, तो उस हिसाब से हमारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट
ज़्यादा बनेगा। तो वो स्टडी करने के लिए हम यही वाले इक्वेशन को, दिस इक्वेशन we'll study in two different temperatures. Okay, let's see. So activation energy for two different temperatures कैसे होगा देखते हैं. The very first thing is for two different temperatures T1 and T2 the equation becomes like this. ठीक है. So ये last equation है जो हमने अभी देखा था solve करके. तो यहाँ पे सिर्फ K1 जो रेट है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है दोनों में. तो in the first equation it becomes K1, second में K2. log to the base 10 A remains as it is because I said it is a constant term, तो वो चेंज करने की जरूरत नहीं है. EA activation energy जो है that remains same, 2.303 2.303 again it is a constant. R is a gas constant so it is same. Okay, temperature changes because obviously हम temperature ही study कर रहे हैं. जब हम subtract करते हैं दोनों equation को, okay, subtracting both the above equations so we get like this. ठीक है. तो यहाँ पे log के terms में जब minus होता है तो उस चीज को हम division के form में लिख सकते हैं. तो ये चीज हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं where log to the base 10 is K2 divided by K1. ठीक है, बिकॉज दोनों माइनस के टर्म्स में थे. तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ सिंपल रीअरेंज किया है इक्वेशन को. आप सिंपल तरीके से रीअरेंज करोगे तो यू विल गेट दिस बिकॉज EA डिवाइडेड बाय 2.303 इज कॉमन इन बोथ द पार्ट्स. सो यहाँ पे कॉमन उसको लिखा हुआ है. ठीक है, T1 एंड T2 दोनों अलग थे तो इसको ब्रैकेट में करके लिखा है. नाउ दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस, जहाँ पे ये सिर्फ T2 T1 जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. एंड दिस इज योर फाइनल इक्वेशन जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ठीक है. नाउ सो दिस इज द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन जहाँ पे द कंडीशन इज टेम्परेचर 2. Okay, the second temperature is being larger than the temperature 1. और जब टेम्परेचर 1 जो है अगर ये कम है यानी कि सपोज T1 is 50 and T2 is 60, so T1 being 50 it is less than T2. ठीक है. और जब T1 कम है तो यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोलाइड कर रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो रहा है. बट यहाँ पे T2 के कंपैरिजन में T1 में थोड़े कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. सो हियर यू कैन सी द शेडेड पार्ट. T1 का जो ग्राफ है, T1 का जो कर्व है वहाँ पे ये डार्क ग्रे पोर्शन आपको दिख रहा होगा. और T2 का जो पोर्शन है दैट इज द होल पार्ट. ओके, द डार्क पोर्शन, द डार्क ग्रे एज वेल एज द लाइट ग्रे पोर्शन. ओके, सो यहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स T2 में प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T1. Okay, so this was nothing but the activation energy of two different temperatures. So we go to our next and the last topic for this video, which is nothing but इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, कैटलिस्ट हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा हुआ है कि कैटलिस्ट क्या है. कैटलिस्ट आर नथिंग बट दोज कंपोनेंट्स विच स्पीड्स अप द रिएक्शन विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दोज पर्टिकुलर रिएक्शन. ठीक है. नाउ ये हमने नॉर्मल डेफिनेशन लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ी थी कि कैटलिस्ट कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि वो रिएक्शन में रहेंगे, रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे, फास्ट कर देंगे, बट रिएक्शन में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे. ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ पे एक ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं. हमने एक्टिवेशन एनर्जी अच्छे तरीके से देखा है. ग्राफिकल फॉर्म आपको दिखाने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ. हमने एक्टिवेशन एनर्जी देखा है कि क्या होता है. ठीक है, इट इज़ नथिंग बट अ टाइप ऑफ बैरियर विच एवरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैज़ टू क्रॉस टू सो एज टू फॉर्म प्रोडक्ट. ठीक है. ना ये जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है, जैसे ही उसको हम रिएक्शन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो कैटलाइज्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाता है. ठीक है. सो द ग्राफ इज समवॉट लाइक दिस. ठीक है, वेर यू कैन सी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ट्रैवलिंग एंड दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी जो हमने देखा था. और ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करके ये प्रोडक्ट बन गया. ठीक है, जब हम इसमें कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी अब हो जाएगा कम. ओके, so the activation energy for the catalyzed pathway is less than the uncatalyzed pathway. Now the reactant molecules when it goes very easily. Okay, so ये uncatalyzed था और ये catalyzed था. इसमें होता क्या है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी. ठीक है, जिसके वजह से रिएक्शन की स्पीड हम ऐसा बोल सकते हैं कि बढ़ जाएगा. ठीक है. So for this I have an example for you.
Okay, now suppose कि मेरे पास दो reactant molecules थे, the blue one and the red one. They were moving randomly, and both were in the gaseous phase. जैसे ही हमने एक कैटलिस्ट यूज किया उस रिएक्शन में, तो वो कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, दोनों रिएक्टेंट जो गैशियस फेज में है उनको वो होल्ड कर लेगा। होल्ड करने से क्या होगा, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अब यहाँ वहाँ मूव नहीं कर रहा है, रैंडम मूवमेंट नहीं है, they are sitting in one position, and because they are sitting in one position they can react faster as compared to the random movement. Okay, so catalyst का काम ये होता है जहाँ पे वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं बट खुद इन्वॉल्व नहीं होते, दे जस्ट गिव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे रिएक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा इजीली स्मूथली फास्ट हो जाएगा। So by this topic, I end this chapter here, and I have completed all the theoretical part in these four videos. And if you have any sort of doubts related to this chapter, you can just comment it in the comment box without any hesitation, and I will try my level best to solve your doubts. And stay tuned for the next videos. And thank you for watching my videos on chemical kinetics. We'll see you soon.